हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ओके, फर्स्ट ईयर में आप सब ने पढ़ाई है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये कॉमन सबको पता है। ठीक है, तो अब क्या है, जब आप एग्ज़ाम में लिखने के लिए स्टार्ट करोगे इसके बारे में, सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक जो होता है हाइपरटेंशन क्या है उसके बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शन या डिस्क्राइब करना है, ताकि आपका जो कि कॉमन है सबको पता है, पर आप जैसे लिखोगे तो आप क्या क्या हो जाएगा, कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से ही हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हाइपरटेंशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो हाइपरटेंशन एलिवेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड। अब प्रेशर कहाँ पे बढ़ता है, आर्टरी में, अबव 140/90 mmHg। ठीक है, इसी से हम बीपी को नोट करते हैं mmHg। ठीक है, सो 140/90 mmHg के अबव अगर होगा तो हम उसे कहेंगे हाइपरटेंशन। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है हाइपरटेंशन, ड्यू टू वास्कुलर रेजिस्टेंस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन। हमारे सर्कुलेशन पूरे बॉडी में जो होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस हो जाएगा। किसी भी तरह का रेजिस्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल समझ लो आपके बॉडी के अंदर वेसल्स के अंदर क्या हो जाए, फैट डिपोजिशन हो जाए, तो क्या हो रहा है, ब्लड को फ्लो होने के लिए क्या हो रहा है, बीच में रेजिस्ट आ रहा है, फैट आ रहा है, तो क्या होगा, इजीली पास नहीं हो पाएगा ब्लड और उसको फोर्सफुली जाना पड़ेगा। जब उसको फोर्सफुली जाना पड़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा या उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, आर्टरी के अंदर, तो उसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। अब ये डेफिनेशन WHO ने कब दी, इन 1996। ठीक है, 1996 को WHO ने ये डेफिनेशन दी हाइपरटेंशन की, और उसने क्या कहा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140 और अबव हो तो उसे हम कहेंगे हाइपरटेंशन, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना हो, 90 और अबव, तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन। ठीक है, अब बुक में उसके हिसाब से डायलिस्टिक ब्लड प्रेशर के हिसाब से उन्होंने 3 चीज़ों में डिवाइड किया है हाइपरटेंशन को, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, उन्होंने दिया है। इफ़ यू वांट टू राइट, आप ये भी लिख सकते हो कि आपका डायस्टोलिक 90 to 104 mmHg है, तो आप उसे माइल्ड हाइपरटेंशन बोल सकते हो, मतलब कम लेवल वाला हाइपरटेंशन। मॉडरेट मतलब मीडियम, 105 to 114 mmHg, बहुत ज़्यादा नहीं, मीडियम कह सकते हैं हम। ठीक है, मॉडरेट कह सकते हैं। और है सीवियर, सीवियर मतलब जिसके बारे में मतलब आपको मेडिसिन लेना पड़े या रिस्क हो जाए या सीवियर हो जाए, तो उसे हम कहेंगे 115 के अबव हो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो हम उसे सीवियर की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, हाइपरटेंशन को कॉज के हिसाब से हमने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। पहला क्या है, प्राइमरी, सेकंड क्या है, सेकेंडरी। नाम से ही मतलब इजी रह जाएगा, ये वाला भी आप लिख सकते हो। प्राइमरी के अंदर क्या है, कॉज इज अननोन। अननोन मतलब पता ही नहीं है कि बीपी क्यों बढ़ा है हमें। ठीक है, तो उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है इडियोपैथिक, जो कि 90% ऑफ पीपल में हम देखेंगे कि कॉज पता ही नहीं है कि हाइपरटेंशन हुआ क्यों है। तो फिर हम ना ऐसा बोल सकते हैं कि शायद हेरेडिटरी आ सकता है, क्रोनिक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया तो हो सकता है, या फिर ओबेसिटी यानी मोटापे की वजह से हो सकता है। दूसरा है सेकेंडरी, सेकेंडरी में हम बोल सकते हैं रीनल यानी कि किडनी से रिलेटेड, वास्कुलर यानी वेसल से रिलेटेड या सर्कुलेशन से रिलेटेड, या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से ये सेकेंडरी हो सकता है, जिसके 10% चांसेस है। ठीक है, 10% पाया जाता है पीपल के अंदर, और प्राइमरी वाला 90%। ओके, अब हम देखेंगे कि बीपी कंट्रोल होता कैसे है। ठीक है, ये ड्रग की वजह से। तो बीपी कंट्रोल यूजुअली कौन करता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उसमें भी एक है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, कंट्रोल करेगा हमारी बीपी को। अब क्या होता है, हाइपरटेंशन जब बढ़ जाता है, ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तब
ये जो ड्रग है ये सिस्टम को अफेक्ट करके हमारा हाइपरटेंशन को कंट्रोल करेगी। अब ये ड्रग ऐसा तो क्या काम करेगी कि हमारा हाइपरटेंशन कम हो जाएगा, तो ये क्या कर देगी, कार्डियक आउटपुट क्या कर देगी, कम कर देगी। अब हार्ट से आउटपुट ब्लड ही कम आ रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। दूसरा क्या करेगी, प्लाज्मा का लेवल कम कर देगी। अगर प्लाज्मा का लेवल ही कम हो रहा है तो यहाँ पे फिर से अगेन क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। और लास्ट है डिक्रीज पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, मतलब वेसल्स के अंदर जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वो भी क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। ओके, तो ऐसे ये काम करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन में सिर्फ मेडिसिन याद रखना थोड़ा सा हार्ड है, बाकी तो इजी ही है। ठीक है, क्योंकि 3 ही क्लासिफिकेशंस है। एक है डायूरेटिक्स, दूसरा है जो ड्रग जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी पे काम करेगा, और थर्ड है वाजोडाइलेटर्स। ठीक है, डायूरेटिक्स का काम क्या होता है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाना। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे ये कैसे काम कर सकते हैं। पहले हम नाम देख लेते हैं। तो मेडिसिन का नाम है फ्रूसेमाइड, दूसरा है इंडापोमाइड, थर्ड है एमिलोराइड। ड्रग अफेक्ट सिंपैथेटिक एक्टिविटी, इसमें हम देखेंगे कि 4 है। पहले तो क्लोनिडिन है, सिंपल 2 ड्रग के नाम है। दूसरा है अल्फा ब्लॉकर जिसमें प्रेजोसिन, बीटा ब्लॉकर जिसके अंदर प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल एंड एस्मोलोल। अल्फा बीटा दोनों ब्लॉकर पे काम करेगा, ब्लॉक करते हैं, अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक करेगा, जिसका नाम है लेबेटोलोल। ठीक है, इजी है। और यहाँ पे है वाजोडाइलेटर्स। वाजोडाइलेटर्स में आर्टेरियल, वीनस और इनडायरेक्ट वाजोडाइलेटर। आर्टेरियल में मियोक्सिडिल, वीनस के अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और इनडायरेक्ट वाजोडाइलेटर के अंदर निफेडिपिन एंड लोजार्टन। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है, ये आप याद कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि अब डायूरेटिक कैसे काम करता है। ठीक है, तो डायूरेटिक्स क्या करेंगे, इंक्रीज सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन, मतलब क्या करेगा, यूरिन के द्वारा सॉल्ट और वाटर को क्या करेगा, ज़्यादा एक्सक्रीट करेगा, ज़्यादा बाहर निकालेगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर सोडियम लेवल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही सोडियम लेवल कम हो जाएगी, हमारे स्मूथ मसल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। वो रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर ब्लड प्रेशर भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। मतलब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो बीपी अपना डिक्रीज़ हो जाएगा। वाजोडाइलेटर तो नाम से ही आपको पता चल रहा है, वेसल्स जो है वो क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वाजोडाइलेटर में आर्टरी डायलेट हो जाएगी, यहाँ पे विनस डायलेट हो सकता है, और यहाँ पे इनडायरेक्ट यानी दोनों पे काम करने वाले वाजोडाइलेटर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट में है हाइपोकैलेमिया, हाइपरग्लाइसेमिया एंड वर्टिगो। ठीक है, ये सारी टर्मिनोलॉजी तो फर्स्ट ईयर में आप सबको पता ही है। देन लास्ट है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कौन सी चीज़ में ये वाले मेडिसिन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन गाउट है, गाउट मतलब जहाँ पे यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। ठीक है, गाउट एक कंडीशन है जिसके अंदर यूरिक एसिड हमारा बढ़ जाता है, तो उसमें हम डायूरेटिक देंगे तो क्या हो जाएगा, यूरिक एसिड रिटेंशन, यूरिक एसिड और बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये नहीं दे सकते हम। मतलब फिर हम कौन सी वाली दे सकते हैं, डायूरेटिक नहीं दे सकते तो ये वाली, ये 2 ड्रग्स दे सकते हैं। ठीक है, डायूरेटिक नहीं दे सकते। डायबिटीज़ के अंदर क्या है, डायूरेटिक डिक्रीज ग्लूकोज टॉलरेंस। अब ग्लूकोज को टॉलरेंस करने क्या हो जाएगा, ग्लूकोज टॉलरेंस नहीं हो पाएगा डायूरेटिक की वजह से, जिससे क्या हो जाएगा, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो ये भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। और प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो जाएगा, डायूरेटिक फीटस को डैमेज कर सकता है। कैसे, वाटर रिटेंशन कर रहा है। ठीक है, और बेबी किस में पलता है, एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें भी क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, 98% तो वाटर ही होता है, तो अगर वो वाटर रिटेन कर देगा तो बेबी के फीटस को भी इनसाइड डैमेज हो सकता है ड्यू टू डायूरेटिक। ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्रेगनेंसी में भी हम डायूरेटिक यूज़ नहीं करेंगे। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो ज़्यादातर मेडिसिन दी जाती है वो एटेनोलॉल, लेबेटोलॉल
ये दी जाती है, ठीक है। प्रोपेनोलॉल, ये दोनों ज़्यादा मेडिसिन कॉमनली यूज़ होती है। ओके, गॉट इट। और लास्ट में आपकी रहेगी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको सारे कंडीशंस, सारी मेडिसिन में जो कॉमन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उस पर एक और वीडियो आपको भेज दूंगी, ताकि आप अगर आपको कुछ भी याद ना आए तो वो कॉमन आप किसी में भी लास्ट में लिख सकते हो फटफट, ठीक है। याद ना आए तो कॉमन वाली किसी भी मेडिसिन में कहीं पे भी आप लिख सकते हो जो कॉमन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो ईजी रह जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको अलग से वीडियो दे दूँगी। ओके, बाय बाय।